Hello learners, welcome to IS Marathon and here I am back with a new lesson and this is one of the most important case अब तक की पूरी सीरीज का सबसे ज़बरदस्त और सबसे important केस है क्योंकि करंट में काफ़ी ज़्यादा चलता है। यस, इंदिरा साहनी एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1992 का ये केस है एंड इसमें हम बात करेंगे रिजर्वेशन की, है ना, ओबीसी कोटा की, मंडल का मंडल, यस आपको पता है मंडल कमीशन, काका कालेलकर कमीशन, इन सब की बातें करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए। देखो, रिजर्वेशन जो है वो बहुत ही बड़ा टॉपिक है, इस पर डिस्कस करने बैठेंगे तो काफ़ी बड़ा लेसन हो जाएगा, इसलिए मैं उसको सेपरेट लेसन में पढ़ाऊंगा आपको क्या है, क्यों है, किस तरीके से होता है, व्हाट इज़ द प्रोसीजर, ये सब आपको मैं आगे आने वाले लेसन में बताऊंगा। फिलहाल हम केस पे स्टिक रहते हैं एंड इसको अच्छे तरीके से समझते हैं। एंड वैसे भी काफ़ी थोड़ा सा बड़ा ये जो है केस है क्योंकि इंपॉर्टेंट है ना। तो सबसे पहले वही हमेशा की तरह हम देखेंगे, जो हमारा पहले क्वेश्चन रेज करेंगे थोड़े बहुत कि लेसन के एंड तक ये क्वेश्चन हमने एड्रेस कर लिए कि नहीं, राइट। पहला क्वेश्चन आता है आपका, क्या रिजर्वेशन ओबीसी ओबीसी क्या है आपके अदर बैकवर्ड क्लासेस, है ना, इनको दिया जाना चाहिए क्या, और अगर दिया जाना चाहिए तो क्या कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है वो, ठीक है। तो ये हमारे क्वेश्चन है। सेकंड, इंदिरा साहनी जजमेंट ने क्या किया, कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड करार दिया किसको, ऑफिस जो आपका मेमोरेंडम था इशू किया गया था बाय द गवर्नमेंट, जिसके अंदर 27% कोटा दिया जाएगा ओबीसीज को। उसके अलावा जो इन्होंने एक और जो बहुत ही लैंडमार्क बात कही गई सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि 50% से ज़्यादा रिजर्वेशन अलाउड नहीं है, इट इज़ कॉन्स्टिट्यूशनली इनवैलिड, ठीक है। तो ये सब बातें हम इसके अंदर पता करेंगे और हमेशा की तरह वही हमारा पैटर्न रहेगा, इंट्रोडक्शन, बैकग्राउंड, लीगल इशू इन्वॉल्व, उसके अलावा जो आपके इंपॉर्टेंस है, इंपैक्ट है, ये सब हम उसके अंदर डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, आगाज करते हैं एक नए केस का आज। तो इंदिरा साहनी एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1992 समझे हम। सबसे पहले इंट्रोडक्शन वैसे आपको बता चुका हूँ मैं। देखो, ये एक लैंडमार्क वर्डिक्ट है जो कि हमारे किस इशू को एड्रेस करता है, रिजर्वेशन इन गवर्नमेंट जॉब्स के, कि गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर रिजर्वेशन दिया जाए बैकवर्ड क्लासेस को, सिंपल। अब देखते हैं बैकग्राउंड, बैकग्राउंड समझे। 1979 में क्या होता है, 1979 में यूनियन गवर्नमेंट अंडर आर्टिकल 340, अंडर आर्टिकल 340 एक सेकंड बैकवर्ड क्लासेस कमीशन क्या करती है, अपॉइंट करती हैं एंड उसके चेयरमैन थे मंडल, ठीक है, इसलिए इसको बोलते हैं मंडल कमीशन, मंडल कमीशन, ठीक है। ताकि क्यों बेसिकली किया जाए, क्योंकि सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड्स जो हैं हमारे नेशन के अंदर, उनको उनकी स्टेटस क्या है उनको इन्वेस्टिगेट करने के लिए, ठीक है। फर्स्ट जो आपका बैकवर्ड क्लासेस कमीशन था वो काका कालेलकर ने हेड किया था 1953 में, अभी बताऊंगा इनके बारे में बातें, लेकिन पहले समझ लो आप कि बेसिकली कि आर्टिकल 340 क्या है। आर्टिकल 340 है सर एंड मैम कि प्रेसिडेंट की पावर है ये, प्रेसिडेंट कैन अपॉइंट अ कमीशन जो कि आपके इन्वेस्टिगेट करेगा कंडीशन किन की, सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस को इंडिया की टेरिटरी के अंदर, है ना, ठीक है। ये तो हो गया आपका आर्टिकल 340। अब समझें ये काका कालेलकर की जो रिपोर्ट थी वो 1955 में सबमिट की गई, 1955 में, और इन्होंने अराउंड 2399 यानी कि 2400 कास्ट को सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड बताया। तो ठीक, तो इन्होंने ये कहा, याद रखना का यहाँ सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्डनेस की बात हो रही है, अभी हम आगे इकोनॉमिक क्राइटेरिया की बात करेंगे, है ना, यस। तो अब इनकी जो रिपोर्ट थी वो एक्सेप्ट नहीं की गई थी बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। अब कुछ टर्म्स ऑफ रेफरेंस है, वही बहुत जनरल सी बात है कि एक क्राइटेरिया बताओगे आप हमको, एसी बीसी को किस तरीके से, किस कास्ट को इनके अंदर डाला जाए। सेकंड सेकंड कुछ स्टेप्स रिकमेंड करें ताकि हम इन एसी बीस का क्या कर सकें, अपलिफ्टमेंट, एडवांसमेंट कर सकें। थर्ड, वही बात कि अगर पब्लिक सर्विसेज में एडिकेटली रिप्रेजेंट नहीं करे तो किस तरीके से उनको प्रमोशन या फिर आपको गवर्नमेंट जॉब्स में रिजर्वेशन दिया जाए। फाइनल रिपोर्ट एक रिपोर्ट बनाएंगे और प्रेसिडेंट को सबमिट करेंगे, सिंपल। अब देखो यहाँ पे क्या होता है कि कमीशन ने रिपोर्ट बनाई 1980 में सबमिट कर दी इसको, और 3743 कास्ट्स को एसीबी के अंदर इन्होंने डाल दिया और उनको उनके लिए 27% रिजर्वेशन का रिकमेंड किया प्रेसिडेंट को रिपोर्ट के अंदर। अब देखो अगले 9 से 10 साल तक तो इस पे ये एकदम ठंडे बस्ते पड़ी रही, यानी कि इस पे किसी का कोई ध्यान नहीं गया, किसी ने इसको लाने का सोचा भी नहीं। लेकिन 1989 में जो जनता गवर्नमेंट थी उन्होंने क्या किया, बिकॉज वो न्यूली इलेक्टेड थी, उनको कुछ यादगार करना था मूवमेंट, ठीक है, सो यस मेमोरेबल करना था, तो उन्होंने क्या किया, एक ऑफिस मेमोरेंडम निकाला और उसके अंदर ये रिकमेंडेशन जो थी रिपोर्ट की उनको इम्प्लीमेंट करने की बात कही। लेकिन इससे हुआ क्या, उल्टा 3 मंथ्स तक दिल्ली और उसके अराउंड के एरियाज़ में
काफ़ी ज़्यादा एंटी रिजर्वेशन मूवमेंट छिड़े, ऑल ओवर इंडिया में हुए थे, लेकिन दिल्ली में ज़्यादा फ्रीक्वेंट थे, राइट, और बहुत ज़्यादा वायलेंट भी थे। सो उसके बाद क्या होता है 1990 में, अब यहाँ पर एक रिट पिटिशन फाइल की जाती है ऑन द बिहाफ ऑफ सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन एक रिट पिटिशन फाइल करती है सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि ये जो ऑफिस जो मेमोरेंडम है इट इज़ कॉन्स्टिट्यूशनली इनवैलिड, है ना, और इन पे स्टे ऑर्डर लगाया जाए जब तक कि इसको अच्छे तरीके से डिस्पोजल नहीं किया जाए, पूरा केस को क्या है उसके अंदर इन्वेस्टिगेशन नहीं की पूरी नहीं होती जब तक। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, इस पर स्टे लगा दिया, राइट, इसके ऑर्डर के इम्प्लीमेंट पर। अब देखो, जब ये रिट पिटिशन पेंडिंग थी ना, उसी बीच जनता गवर्नमेंट कोलैप्स कर जाती है, हाँ, तो यस, फिर एक फुली मेजोरिटी की गवर्नमेंट आती है नरसिम्हा राव, ठीक है, नरसिम्हा राव की, पीवी नरसिम्हा राव की। लेकिन ये लोग क्या करते हैं उसी साल 1991 में, देखो 1991 में ये क्या करते हैं कि एक नया ऑफिस मेमोरेंडम निकाल के लाते हैं और कहते हैं कि जो 27% की हमने बात की थी, ऐसे भी जो आपके सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस हैं उनको वो तो देंगे सही, उसके अलावा इन्होंने एक इकोनॉमिक क्राइटेरिया भी जोड़ दिया। 10% किनका इकोनॉमिक क्राइटेरिया, पुअर लोगों को जो ACBs के अंदर कवर नहीं होते लेकिन वो पुअर लोग हैं, उनको अर्जेंटली नीड है रिजर्वेशन की, है ना, बिकॉज दे आर नॉट एडिक्वेटली रिप्रेजेंट इन द पब्लिक सर्विसेज। अब यहाँ पर जो होता है इसको चैलेंज किया जाता है, तो 9 जजेस, पहले बात तो 5 जजेस की बेंच आती है, 5 जजेस की बेंच इसको ट्रांसफ़र कर देती है 9 जजेस की बेंच को, ठीक है, और फिर बेंच एक नोटिस इशू करती है गवर्नमेंट को कि वो क्राइटेरिया शो करें कि गवर्नमेंट ने किस तरीके से ये 27% की बात कही गई इसके अंदर, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो आता है वो आते हैं आपके आर्ग्यूमेंट्स, बहुत साइड के आर्ग्यूमेंट्स सुनेंगे इसके अंदर। सबसे पहले देखो पिटिशनर्स क्या कहते हैं, है ना। तो पिटिशनर्स का कहना था कि बेसिकली मंडल रिपोर्ट ने कुछ नहीं किया बल्कि जो एविल्स ऑफ कास्ट सिस्टम थे उसको परपेचुएट कर दिया, है ना, और जो डॉक्ट्राइन ऑफ सेक्युलरिज्म था, डॉक्ट्राइन ऑफ सेक्युलरिज्म को ऑब्स्ट्रक्ट कर दिया इन लोगों ने, इस रिपोर्ट ने। और इट इज़, इन्होंने जो ये ऑफिस मेमोरेंडम आया था इसको कहा था कि इट्स वायलेटिव ऑफ आर्टिकल 16 सब क्लोज टू, है ना, उसका वायलेशन करता है, इसलिए ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो उन्होंने दूसरी चीज़ क्या डिमांड करी, इन लोगों ने डिमांड करी कि एक फ्रेश कमीशन बनाया जाए अंदर आर्टिकल 340A 341। एंड क्योंकि देखो जो मंडल कमीशन की रिपोर्ट थी वो बेस्ड थी 1931 के सेंसस पर, ठीक है। उन्होंने ये भी कहा कि देयरफॉर ये हमारे जो करेक्ट बेसिस को शो नहीं करता हमारे कंट्री के कितने लोग बैकवर्ड हैं एक्चुअली, बिकॉज 1931 का सेंसस कुछ और बताता है, आज की कंडीशन कुछ और है, आज भी ये वाली बातें होती है ना। एक फिलोसॉफिकल आर्ग्यूमेंट्स और दिया था इन्होंने पिटिशनर से, उन्होंने कहा था कि कास्ट कभी भी कैन नेवर बी द बेसिस ऑफ आइडेंटिफिकेशन। आप किसी को उसकी कास्ट के ऊपर आइडेंटिफाई मत करें, बिकॉज एक सेक्युलर सोशलिस्ट सोसाइटी थी इंडिया, और है अभी भी। तो सेक्युलर सोशलिस्ट सोसाइटी के अंदर आइडेंटिफिकेशन ऑफ द बैकवर्ड क्लासेस वो भी कास्ट के बेसिस पर कभी नहीं की जा सकती, और इसको अप्रूव करना इलीगल होगा, यानी कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा। ये इनका एक फिलोसॉफिकल आस्पेक्ट था और इनका एक आर्ग्यूमेंट था। इनका ये कहना था कि अगर मान लीजिए अगर इसको इम्प्लीमेंट कर देंगे तो ये एक सब स्टैंडर्ड जो है वो स्टैंडर्ड को रिप्लेस कर देगा, मेरिटोक्रेसी को मीडियोक्रेसी रिप्लेस कर देगा। इस तरीके से इन्होंने कहा कि ये भी कहा कि इट वुड रिजल्ट इन डीमोरलाइजेशन एंड डिसकंटेंट अमंग द जो पीपल हैं उसके अंदर जो कि पब्लिक सर्विस और गवर्नमेंट सर्विस में जाते हैं। एंड जो कास्ट सिस्टम है उसको रिवाइटलाइज ही करेगा बल्कि ना उसको ख़त्म करेगा, ठीक है। और नेशन को ये दो पार्ट्स में डिवाइड कर देगा, बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड, ठीक है। सो ये सब बातें इनकी पिटिशनर्स के द्वारा की गई। एक और आर्ग्यूमेंट इनका ये था कि जिस तरीके से अंडर आर्टिकल 16(4) अगर हमको किसी नेशन में बेसिकली अगर इस तरीके के प्रोविजन बनाने हैं रिजर्वेशन से रिलेटेड, तो ये लेजिस्लेटिव के फंक्शन है ना कि एग्जीक्यूटिव के, ठीक है। तो एग्जीक्यूटिव नहीं कर सकता बल्कि लेजिस्लेशन को इसका काम करना चाहिए, ठीक है। तो एक इन्होंने ये भी बात को क्वेश्चन किया। सेकंड आई मीन जो लास्ट है उसका वो ये है कि इक्वल प्रोटेक्शन क्लोज जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है, इक्वल प्रोटेक्शन वो प्रोहिबिट करता है स्टेट को कि कोई भी अनरीजनेबल डिस्क्रिमिनेशन ना किया जाए, प्रेफरेंस ना दिया जाए किसी पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ सोसाइटी को। तो ये बातें कही गई बाय द पिटिशनर। अब रिस्पोंडेंट की भी सुन लो बात। अब रिस्पोंडेंट सिंपल सी बात है, उन्होंने सारे आर्ग्यूमेंट्स को रिजेक्ट कर दिया क्लियरली। पहला ये कहते हैं कि जो क्राइटेरिया मैथडोलॉजी है और जो लिस्ट इन्होंने बताई वो टोटली वैलिड है एंड लीगल है,
है ना। सेकेंड आर्ग्यूमेंट इनका ये था कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी को बेसिकली कंटेन करते हैं, और जितने भी क्लासेस के पीपल हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, कम्युनिटी, कास्ट, ऑक्यूपेशन, रेजिडेंस, तो इन सबसे ऊपर जो है वो सबसे लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी ऑफ ऑल पीपल है। और हमको बैकवर्ड क्लासेस को ऊपर उठाने के लिए, टू अपलिफ्ट देम, और उनको एक इक्वालिटी की पोजीशन में लाने के लिए, एक मोस्ट मोस्ट फॉर्चुनेट एंड अफ्लुएंट एंड इनलाइटन सेक्शन बनाने के लिए, सेक्शन सोसाइटी के, कंट्री के, हमको ज़रूरत है उनको रिजर्वेशन प्रोवाइड कराने की। तो ये बात करते हैं, ये इनका दूसरा आर्ग्यूमेंट था। अब जो आर्ग्यूमेंट था उनका कि स्टेट को कोई हक नहीं है बेसिकली डिस्क्रिमिनेशन करने का अंडर आर्टिकल 62, है ना, अनरीजनेबल डिस्ट्रिक्शन। अब इन्होंने कहा कि हम कोई यहाँ पर अनरीजनेबल डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम तो इक्वल प्रोटेक्शन यहाँ पर पहुँचाने की बात कर रहे हैं। ये कहते हैं कि हमको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ सबको प्रोवाइड करानी है, ठीक है, क्या इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ हम सबको प्रोवाइड करानी है। और बेसिक पॉलिसी ऑफ रिजर्वेशन का मतलब ये है कि टू ऑफसेट द एविल ऑफ इनइक्वालिटी। सिंपल बात, इनइक्वालिटी को ख़त्म करने के लिए तो लेकर के आ रहे हैं भाई। और इन्होंने ये भी सपोर्ट किया कि जो किस तरीके से हम बैकवर्ड क्लासेस का आइडेंटिफिकेशन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, ठीक है, क्योंकि कास्ट एक सोशली क्राइटेरिया रहा है इंडिया का बहुत साल पहले से, हज़ारों सालों से, और उन्होंने उसी बेसिस को सपोर्ट किया, है ना, रिस्पोंडेंट्स ने। अब लीगल इश्यूज समझे, बहुत ही शॉर्ट में समझाऊंगा लीगल इश्यूज, ठीक है, फिर हम टैकल करेंगे अपने जो फर्दर कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है, एस्पेक्ट्स हैं, जो हमारे जजमेंट्स वगैरह, राइट। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट आपका जजमेंट ही होता है किसी भी केस के अंदर, ठीक। पहले आती है कि आपका आर्टिकल 16 क्लोज 4 एक्सेप्शन है क्या आर्टिकल 16 क्लोज 1 के अंदर, या फिर नहीं, क्योंकि उसके अंदर आती है कि जो पोस्ट्स के अंदर रिजर्वेशन दिया जाएगा सर्विसेज में अंडर द स्टेट, वो कितना इंक्लूसिव है ना। सेकेंड बात आती है, सेकेंड लीगल इशू है कि व्हाट इज द एक्चुअल डेफिनेशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द फ्रेज बैकवर्ड क्लास, और क्या आर्टिकल 16(4)(a) आपका जो आर्टिकल 16(4) है उसके अंदर ही ये मैंशनड है, या फिर जो क्राइटेरिया क्या है, इकोनॉमिक क्राइटेरिया क्या है, ठीक है, व्हाट आर द इकोनॉमिक क्राइटेरिया जो कि हम इसको मेजर करेंगे, ठीक है, कि कौन कौन इस कैटेगरी में आते हैं। थर्ड लीगल इशू है कि रिजर्वेशन जो हम पोस्ट में देंगे सर्विसेज में, वो आपके कवर होती है क्या अंडर आर्टिकल 16(1), अंडर आर्टिकल यहाँ पे 16(1) कर लो, अंडर आर्टिकल 16(1) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड ऑन इकोनॉमिक क्राइटेरिया, है ना। इकोनॉमिक क्राइटेरिया क्या आपके आर्टिकल 16(1) के अंदर है क्या, या फिर नहीं है, ठीक। क्या ये जो आपके रिजर्वेशन है सर्विसेज में 50% से ज़्यादा हो सकते हैं कि नहीं, ठीक है। ये नेक्स्ट आता है आपका कि आर्टिकल 16(4) जो है, ये वाला आर्टिकल सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपके, आर्टिकल 16 क्लोज 4। बैकवर्ड क्लासेस को किस तरीके से क्लासिफिकेशन करेंगे इसका, एंड किस बेसिस पे होगा, इकोनॉमिक पे होगा या अदर कंसिडरेशन भी यहाँ पर लेने हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कि जुडिशियल रिव्यू किस हद तक यहाँ पर उसको किया जा सकता है और इसके लिमिटेशंस क्या हैं, ठीक है। सेकेंड सेवेंथ है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ बैकवर्ड क्लास इनटू बैकवर्ड क्लासेस एंड आपके एमबीसीज का मतलब जो आपके मोस्ट बैकवर्ड क्लासेस हैं उनका, ठीक। नेक्स्ट आता है आपका इशू ऑफ जो रिजर्वेशन इन प्रमोशन है, ठीक है, तो उसको भी हम टैकल इसके अंदर करेंगे। इट इज़ ऑल्सो अ लीगल इशू। अब जजमेंट सुनिए, बहुत ही ज़बरदस्त जजमेंट आया है इसके अंदर, ठीक है। आज भी हम रिजर्वेशन की अगर हम बात करते हैं तो इंदिरा साहनी जजमेंट की यहाँ पर बात आती है। देखो सबसे पहले इसके पहले आप एक काम करो, आर्टिकल 16(4) को अच्छे से समझो, है ना, तभी आपको जजमेंट भी अच्छे से समझ में आएगा। आर्टिकल 16(4) क्लोज 4 आपको स्टेट को एम्पावर करता है कि वो ऐसे प्रोविजंस बनाए, बहुत ध्यान से सुनना, स्टेट को एम्पावर करता है कि वो ऐसे प्रोविजंस बनाए ताकि हमारे ये जो बैकवर्ड क्लासेस हैं, या फिर अगर कोई बैकवर्ड क्लास का सिटीजन है हमारी कंट्री के अंदर, उनको अपॉइंटमेंट्स के अंदर, पोस्ट के अंदर रिजर्वेशन की फैसिलिटी प्रोवाइड की जाए, है ना। लेकिन कब ऐसा होगा, कब रिजर्वेशन दिया जाएगा, जब स्टेट की नज़र में वो बैकवर्ड क्लास, ठीक है, और वो बैकवर्ड क्लास सिटीजन कम्युनिटी जब पब्लिक सर्विसेज में एडिकेटली रिप्रेजेंटेड नहीं है ना, अगर उनको एडिकेट रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया गया है तब वहाँ पर उसको रिजर्वेशन दिया जाएगा, ठीक है। तो ये है आपका आर्टिकल 16 क्लोज 4। जजमेंट सुनिए।
अब देखो सबसे पहला यहाँ पर आप पॉइंट पढ़ें कि आर्टिकल 16(4) सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया। आर्टिकल 16(4) जो अभी अभी मैंने आपको समझाया इज नॉट एन एक्सेप्शन टू आर्टिकल 16 clause 1। अब देखो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है कि इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि clause 1 नहीं भी होता तब भी आप आर्टिकल 16(4) के अंदर आपको राइट था कि राइट टू रिजर्वेशन इन पोस्ट दे सके गवर्नमेंट को, ठीक है। तो बहुत ही शॉर्ट में तो यही इसका मीनिंग है, राइट। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लीजिए इन इन केस अगर ये वाले जो आपके क्लोजेज हैं वो होते नहीं, तब भी क्या स्टेट को परमिशन थी कि वो रिजर्वेशन दें? जी बिल्कुल थी। सुप्रीम कोर्ट का कहना था विदाउट इवन इस वाले क्लोज के बिना आप जो है रिजर्वेशन दे सकते हैं। लेकिन इस वाले प्रोविजन के आ जाने से एक बहुत ही स्पेसिफिक यहाँ पर टर्म्स जो है वो यहाँ पे कोई डाउट नहीं रहा है ना। तो यस, तो ये एक इट मेरली पुट्स द मैटर बियॉन्ड एनी डाउट इन स्पेसिफिक टर्म। बस इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है ये, ठीक है। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल और प्रोसीजरल यहाँ पर इन्होंने जजमेंट के अंदर बात करी, कहा था कि ये जो प्रोविजन था आर्टिकल 16(4) के अंदर, ये एग्जीक्यूटिव विन भी इस पे क्या कर सकती है, प्रोविजन बना सकती है ना, और ये इस तरीके के रूल्स बना सकती है। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने इसके अंदर कहा। अब आता है थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्डिक्ट। देखो इसके अंदर बात आती है कि बैकवर्ड क्लासेस की जो क्राइटेरिया है कैन बी बेस्ड ऑन आपके आइडेंटिफाई ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट। सिर्फ इकोनॉमिक बेसिस पर ही नहीं उनको कैलकुलेट मेजर किया जाएगा, बल्कि उनको कास्ट के बेसिस पे भी किया जाएगा। जैसे कि जो आपके पिटिशनर्स हैं वो कह रहे थे कि इस तरीके से नहीं होना चाहिए कास्ट के बेसिस पर, इट विल डिवाइड द नेशन इनटू फॉरवर्ड एंड द बैकवर्ड्स। बट सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, जो है कास्ट को बेसिस पर आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट आती है सोशल, आपका जो एक सोशल पर्पस बताया इसके अंदर वो क्या था, वो था क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट। क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट आप सबको पता है। देखो सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि ऐसी इस क्लास के कुछ ऐसे मेंबर्स भी हैं जो ऑलरेडी या तो पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिक लेवल पर अच्छा कर चुके हैं, एक पर्टिकुलर स्टेटस सोसाइटी के अंदर बना चुके हैं, है ना, या फिर जिनके पेरेंट्स हायर सर्विसेज में हैं, ठीक। सो उन लोगों को इस रिजर्वेशन के आइडिया से एक्सक्लूड कर दिया जाए टू अवॉइड दी मोनोपोलाइजेशन। इनके मोनोपोलाइज नहीं, मोनोपोली नहीं होनी चाहिए सर्विसेज के अंदर, ठीक है। सो इन एक्सक्लूजन ऑफ द क्रीमी लेयर एक सोशल पर्पस बता करके यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे जाहिर किया। क्रीमी लेयर का एक कॉन्सेप्ट होता है क्योंकि इसके अंदर बताया जाता है कि एक फिक्स इनकम लेवल के बाद, इनकम स्टेटस के बाद आपको जो है क्रीमी लेयर का स्टेटस मिल जाएगा और आप जो है वो रिजर्वेशन के अंदर कवर नहीं होंगे फिर, ठीक है, आपको एक्सक्लूड कर दिया जाएगा उसके बाद। अब यहाँ पर आता है पांचवी बात, हम देखें तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 16(4) के अंदर जो क्लासिफिकेशन हम करें बैकवर्ड क्लासेस का एज बैकवर्ड क्लासेस एंड मोस्ट बैकवर्ड क्लासेस, तो ये अलाउड है, बिल्कुल कर सकते हो आप। लेकिन क्योंकि देखो अगर इस तरीके की हम क्लासिफिकेशन करेंगे तो क्या होगा कि एक मैकेनिज्म फिक्स हो जाएगा कि मोस्ट बैकवर्ड क्लासेस जो हैं उनकी सीटें भी एक तरीके से बैकवर्ड क्लासेस वाले ना ले जाएं। क्योंकि मान लीजिए बैकवर्ड क्लासेस जो हैं वो थोड़े से आपके हम कह सकते हैं कि अच्छी कंडीशंस में होते हैं, मोस्ट बैकवर्ड क्लासेस हैं। तो जरा से डिफरेंस के लिए अगर हम बैकवर्ड क्लासेस सारी सीट ले जाएंगे तो मोस्ट बैकवर्ड ही रह जाएंगे ना। तो ये एक तरीके से क्या करते हैं, एक हेल्प जनरेट करते हैं किन के लिए, टू दी एमबीसीज, ठीक है, मोस्ट बैकवर्ड क्लासेस के लिए। नेक्स्ट आता है आपका कि जो आपका रिजर्वेशन है वो 50% से ज़्यादा लिमिट को एग्जिट नहीं करना चाहिए, उससे ज़्यादा जो है आप रिजर्वेशन नहीं दे सकते, ठीक है। लास्ट, रिजर्वेशन इन प्रमोशन इज कॉन्स्टिट्यूशनली इम्परमिसिबल। ये इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया। देखो इसके पीछे का आइडिया क्या था कि एक बार अगर आपने इनको रिजर्वेशन दे करके जो डिसएडवांटेज था और एक एडवांटेज पर्सन था उनको इक्वली एक लेवल पे ला करके खड़ा कर दिया, तो उसके बाद इनको रिजर्वेशन देने का कोई मतलब ही नहीं होता। तो इस तरीके के आइडियाज़ थे। तो रिजर्वेशन इन प्रमोशन को कॉन्स्टिट्यूशनली जो है वॉइड बताया गया, इम्परमिसिबल बताया गया। अब इंपॉर्टेंस देखें, इंपॉर्टेंस बहुत ज़रूरी होती है समझना किसी भी वर्डिक्ट की। देखो सबसे पहले ऐसा कहा जाता है कि जजमेंट जो है उसने एक रीजनेबल सॉल्यूशन क्रिएट कर दिया जो आपके रिजर्वेशन की प्रॉब्लम है उसके लिए, है ना। सुप्रीम कोर्ट ने एक अटेम्प्ट किया कि वो एक बैलेंस क्रिएट कर सके सोसाइटी में किन किन के बीच में, जो आपके बैकवर्ड क्लासेस हैं और जनरल कैटेगरी के पीपल हैं इन मैटर्स ऑफ द गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं
कि कोर्ट ने बेसिकली जस्टिस नहीं किया कि इन लोगों के साथ, पुअर सेक्शंस के साथ, बिकॉज कहीं भी ऐसी क्योंकि वो लोग एग्जिस्टिंग स्कीम के अंदर तो कवर ही नहीं है रिजर्वेशन के अंदर, उनको इनके अंदर लाने का यहाँ पर कोई एफर्ट किया नहीं गया, ठीक है, ऐसा कहा जाता है कोई कोई जो आपके एक्सपर्ट्स के द्वारा। नेक्स्ट आता है इम्पैक्ट क्या रहा है इसका। अब इम्पैक्ट क्या रहा है, इम्पैक्ट तो बड़ा ही धमाकेदार रहा है। आज तक भी जो है इसका इम्पैक्ट हम देखने को मिलता है। देखो पहला आता है, सबसे पहले आप समझ लो कि ये एक बहुत ही बड़ा पॉलिटिकल टूल है ना, बहुत ही बड़ा पॉलिटिकल टूल है, पॉलिटिकल गेन करने के लिए इसी का आज तक इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। आगे भी होगी रिजर्वेशन की राजनीति जिसको हम बोलते हैं, है ना। सो पहला समझो कि 77th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लेकर के आया गया 1995 में, जिसने इंसर्ट किया आर्टिकल 16(4)(a) जिसकी हम बात कर रहे थे, और इसने पावर दी गवर्नमेंट को कि स्टेट को कि किस तरीके से वो रिजर्वेशन इन प्रमोशन को अलाउ कर सकेंगे, और किसी भी क्लासेस और किसी भी पोस्ट को जो है स्टेट की सर्विस के अंदर दे सकेंगे। लेकिन ये किस कैटेगरी के होंगे, SC एंड ST, किसी भी कास्ट का कहा है मैंने, लेकिन SC और ST कैटेगरी का होना चाहिए, राइट। नेक्स्ट है आपका 81st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जो कि 2000 में आया था। इसने आर्टिकल 16 सब क्लोज, ठीक है, बी ऐड किया, एंड इस अमेंडमेंट के चलते इन्होंने रिजर्वेशन को जो फिक्स लिमिट थी उसको भी एक्सीड कर दिया। अब कैसे, देखो इन्होंने कहा कि जो आपकी 50% की लिमिट है उसको एक्सीड कर सकते हैं इन केस अगर बैकलॉग वैकेंसीज होती हैं। मान लीजिए किसी ईयर के अंदर SC ST या OBC की जो वैकेंसीज हैं वो पूरी तरीके से फुलफिल नहीं हो पाई, ठीक है, फिल नहीं करी, तो उनकी अब जो सीट्स हैं वो बैकलॉग है, यानी कि वो इकट्ठी होती जा रही है, तो उनको नेक्स्ट ईयर कवर कर लेंगे या फिर उसके आने वाले ईयर्स में, आने वाले टाइम में कवर कर लेंगे, तो तब ये वाली जो लिमिट है 50% की डेफिनेटली वो तो एक्सीड करी जाएगी ना, तो इसको 81st अमेंडमेंट के थ्रू चलते इन्होंने ऐड कर दिया, राइट। नेक्स्ट आता है आपका 85th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। नेक्स्ट रहा 85th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2001 में। इन्होंने इन एक वर्ड टर्म को फ्रेज को रिप्लेस कर दिया, इन मैटर्स ऑफ प्रमोशन टू एनी क्लासेस से हटा करके इन मैटर्स ऑफ प्रमोशन विद कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी। देखो अब इसके अंदर क्या होगा कि कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी के अंदर अगर मान लीजिए प्रमोशन दिया जा रहा है बाय द वर्च्यू ऑफ रूल ऑफ रिजर्वेशन फॉर द गवर्नमेंट सर्वेंट्स, जो SC ST वालों को यहाँ पर फायदा पहुंचाता है, ठीक है। मान लीजिए अगर यहाँ पर सीनियरिटी का क्या है, मान लीजिए दो SC वाला है, जनरल वाला है, अगर इनका प्रमोशन होता है, ठीक है, मान लीजिए इसका पहले प्रमोशन हुआ और यहाँ पर किसी पोस्ट को लेकर के अगर फिर ST वाले का उसके अंदर प्रमोशन होता है, देन सीनियरिटी ऑटोमेटिकली किसके पास चल जाएगी, आपकी SC कैटेगरी के पर्सन को, ठीक है। तो ये कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी है। प्रमोशन जब जो आपका रिजर्वेशन हम पढ़ेंगे उसको डिटेल के अंदर समझाऊंगा मैं आपको, है ना, ठीक है। सो एक रिजर्वेशन का यहाँ पर आपके लिए लेसन लेकर के आऊँगा जिसके अंदर कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी क्या है और अभी क्या इशू चल रहे हैं। चलो मुझे आप एक बात बताओ, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ रहा हूँ मैं, जो आपके जो इकोनॉमिकल एंड वीकर सेक्शन है, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, इनको किस अमेंडमेंट के चलते, ठीक है, यहाँ पर रिजर्वेशन दिया गया 10%, मुझे बताओ आप अभी बताना, ठीक है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। तो ये था आपका आज का केस, ठीक है, इंदिरा सोहानी एंड अदर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1992। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट सेशन में, ये आपकी बेसिकली स्लाइड्स हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लें इसका, है ना। PDF एक्चुअली आपको टेलीग्राम ग्रुप या व्हाट्सएप ग्रुप पे मिल जाएगा। केस नंबर 16 हम पढ़ेंगे SR बोम्मई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1994 का केस है, बड़ा बढ़िया केस है और इसको भी आपको समझना काफ़ी ज़रूरी है और डीप में समझेंगे इसको, ठीक है। सो जब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड देखते रहें, जितने भी हो सके आप केसेस को अच्छे से समझें, ठीक है। नोट्स आप बना सकते हो, ऑलरेडी बना दिए वैसे मैंने, तो शेयर करें और फैलाएं, ठीक है, इस इनिशिएटिव को, क्योंकि बिल्कुल भी आसान नहीं होता किसी भी प्लेटफॉर्म को रन करना और इस कंडीशन में तो बिल्कुल भी नहीं। तो मिलते हैं, जब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड हैव अ नाइस डे।